एक डीएसपी मैडम मेले में ड्यूटी दे रही थी। तलाकशुदा पति उसी मेले में भीख मांगते हुए मिला। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि किस्मत को दोष देना सबसे आसान होता है, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखता है। कुछ लोग हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं, तो कुछ अपने हौसले से किस्मत को घुटनों पर ला देते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही किस्मत किसी को अर्श से फर्श पर ले आती? क्या इंसान की गलतियों का फल उसे इसी जन्म में मिल जाता है? क्या कोई अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है? इस दुनिया में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक आदमी के पतन की नहीं, बल्कि उसके पछतावे और पश्चाताप की भी है। कभी कभी एक इंसान की ठोकरें ही उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो हालातों के आगे हार मान लेते हैं, जो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई मोड़ नहीं आ सकता। और यह कहानी उन लोगों के लिए भी है जो दूसरों के सपनों को कुचलकर खुद को राजा समझते हैं, जो दूसरों की मेहनत और लगन को बेकार समझते हैं। पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय का पहिया जब घूमता है तो वह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। तो आइए इस कहानी के सफर में कदम रखें और जानें कि कैसे हौसलों की उड़ान इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है और कैसे गलतियों की सजा उसे अंधकार में धकेल सकती है। बिहार के शिवपुरा गांव में एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार की एक बेटी थी, अनुपमा, जो देखने में जितनी मासूम थी उतने ही बुद्धिमान भी। उसके माता पिता रघुनाथ प्रसाद और कमला देवी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके मन में एक पुरानी सोच जड़े जमाए बैठी थी। लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है। अनुपमा की उम्र महज 12 साल थी जब उसके माता पिता ने उसका बाल विवाह करा दिया। गांव में यह कोई नई बात नहीं थी। वहां के लोग मानते थे कि जो परिवार एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं वे अपने बच्चों का विवाह जल्दी कर देना ही सही समझते हैं। इस परंपरा के अनुसार जब बच्चे बड़े हो जाते तो उनकी शादी की रस्में फिर से पूरी कर दी जाती और लड़की को ससुराल भेज दिया जाता। अनुपमा के साथ भी यही हुआ। 12 साल की नन्ही सी उम्र में वह किसी की पत्नी बना दी गई। हालांकि विवाह के बाद भी वह अपने माता पिता के घर ही रही, लेकिन जैसे ही वह 18 साल की होगी उसे अपने ससुराल भेज दिया जाएगा। यह उसकी नियति तय कर दी गई थी। ना वह अपने मनपसंद का जीवन साथी चुन सकती थी, ना ही अपने सपनों को जी सकती थी। अनुपमा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके स्कूल के शिक्षक हमेशा कहते अगर इस लड़की को सही मौका मिले तो यह जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। लेकिन गांव के लोग इस बात को नहीं समझते थे। उनके लिए लड़कियों की पढ़ाई 6ठी 7वीं कक्षा तक ही सीमित होती थी। वे मानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंत में उन्हें घर संभालना ही है। अनुपमा की मां कमला देवी भी यही सोच रखती थी। वे अक्सर कहती, बेटी, हमें ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें 18 की होते ही अपने ससुराल जाना है। पिता रघुनाथ प्रसाद भी अपनी पुरानी मान्यताओं पर अड़े थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने पुराने मित्र के बेटे विनय से कर दी थी। वे अक्सर उसे समझाते, तुम्हारी जिंदगी अब हमारे घर तक ही सीमित है। जब तक यहाँ हो घर के काम सीख लो, क्योंकि ससुराल में यही काम आएगा। लेकिन अनुपमा का मन इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे जैसे अनुपमा बड़ी हो रही थी उसका मन बदलते जमाने की ओर खींचने लगा। वह देख रही थी कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लड़कियां पढ़ लिख कर अफसर बन रही हैं, लेकिन उसके गांव में अब भी पुरानी रूढ़ियों की जंजीरें थी। जब भी वह अपने शिक्षकों को देखती उसे लगता कि अगर उसे मौका मिले तो वह भी पढ़ाई में कमाल कर सकती है। उसके शिक्षक उसे बहुत प्रेरित करते थे और अक्सर कहते, अनुपमा, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, अगर तुम आगे पढ़ो तो तुम एक बड़ी अधिकारी बन सकती हो। उसके मन में यह बात घर कर गई थी। अब वह शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत की कमी थी। गांव में हर फैसला पंचायत के बिना नहीं लिया जाता था। वहां के लोग ऐसे मामलों में बेहद कठोर थे। अगर अनुपमा अपने माता पिता से कहती कि वह पढ़ना चाहती है तो वे मना ही कर देते। अनुपमा के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि वह किसी आम लड़की की तरह सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए नहीं बनी थी। उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम रोशन हो, जिससे दुनिया जाने कि एक गांव की लड़की भी बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी डर। वह जानती थी कि गांव के लोग बहुत सख्त होते हैं। यहाँ किसी भी लड़की का खुद से कोई फैसला लेना आसान नहीं था। हर छोटी बड़ी बात पंचायत में तय होती थी। अगर उसने अपने सपने के बारे में किसी को बताया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके माता पिता को ताने देंगे और शायद उसके ससुराल वाले उसे अपनाने से भी मना कर देंगे। इसलिए अनुपमा ने अपने सपनों को अपने दिल में ही दबा लिया।
लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा नए रास्ते तलाशती है। कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगी। अब अनुपमा 17 साल की हो चुकी थी। बस 1 साल बचा था जब उसे अपने ससुराल जाना था। जिस लड़के विनय के साथ 12 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ था, वह अब सरकारी विद्यालय में चपरासी की नौकरी करता था। एक दिन उनकी मुलाकात हुई। यह पहली बार था जब अनुपमा ने विनय से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? विनय को यह सवाल अजीब लगा। पढ़ाई? लेकिन क्यों? अनुपमा ने अपनी हिम्मत बढ़ाई और बोली, मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। उनकी सोच यही है कि मैं बस घर संभालूं। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूं। मैं एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूं। मैं आपके और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूं। विनय थोड़ा सोच में पड़ गया। वह जानता था कि गांव में लड़कियों को आगे बढ़ने की इजाजत देना आसान नहीं था, लेकिन उसने उस समय अनुपमा की बात को टालने के लिए हामी भर दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अभी तो तुम्हें ससुराल आना है, तब देखेंगे कि क्या करना है। अनुपमा के मन में एक उम्मीद जागी, शायद उसका सपना पूरा हो सकता था। अब बस 1 साल बचा था। समय बीतता गया और अंततः वह दिन आ गया जब अनुपमा को अपने ससुराल भेज दिया गया। गांव में एक बार फिर धूमधाम से शादी की गई और अनुपमा को ससुराल विदा कर दिया गया। विनय के घर पहुंचते ही अनुपमा को बहुत सी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। उसकी सास ससुर चाहते थे कि वह घर के सभी काम अच्छे से संभाले। अनुपमा ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। उसने पूरे मन से अपने सास ससुर की सेवा की, घर के सभी कामों को अच्छे से निभाया। वह जानती थी कि उसे संस्कारों के साथ साथ अपने सपनों की लड़ाई भी लड़नी है। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद अनुपमा ने फिर से विनय से पूछा, क्या अब मैं पढ़ाई कर सकती हूं? लेकिन अब विनय बदल चुका था। जिसने पहले हामी भरी थी, वह अब अपनी बात से पलट गया। उसने सख्त लहजे में कहा, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पैसा भी है, जमीन जायदाद भी है। तुम्हें आराम से घर में रहना चाहिए और मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तर्क दिया, लेकिन शादी से पहले तो आपने मुझसे वादा किया था कि मैं पढ़ सकती हूं। अब विनय को गुस्सा आ गया। वह बोला, वह सब बस उस समय की बात थी, अब वह सब संभव नहीं है। तुम्हें इस घर की बहू बनकर रहना होगा। अब रोज रोज इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अनुपमा की सपनों की दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी। जब अत्याचार की हदें पार हो गई, पहले तो विनय केवल झगड़ा करता था, लेकिन धीरे धीरे वह हाथ उठाने लगा। अब वह अपने माता पिता के सामने ही अनुपमा को अपमानित करने लगा। रोज खेत पर काम करके आने के बाद वह अपना सारा गुस्सा अनुपमा पर निकालने लगा। अनुपमा को अब यह समझ में आने लगा कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे इस माहौल से बाहर निकलना होगा। अब समय आ चुका था एक बड़ा फैसला लेने का। एक दिन रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में थे, अनुपमा ने एक नोट लिखा कि शब्दों में दर्द भी था, लेकिन उसके इरादों में हौसला था। विनय, भले ही मेरा विवाह तुमसे 12 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित हैं। बचपन से ही मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता को यह कभी नहीं बता पाई। मैंने तुम्हें हमेशा अपना साथी माना और तुम्हें अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। एक दिन जब मैं एक बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी तब लौटूंगा करना, लेकिन याद रखना तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। फिर भी मैं एक पत्नी होने के नाते हमेशा तुम्हारी सलामती और तरक्की की दुआ करूंगी। यह पत्र लिखकर अनुपमा ने आंसू पोंछ और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। धीरे धीरे बिना किसी को जगाए वह घर से निकल गई। रात के सन्नाटे में वह अकेली चल रही थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसके साथ था। आज उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके सपनों की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। अनुपमा को पता था कि अगर उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है तो उसे सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। उसे कहीं से जानकारी मिली थी कि दिल्ली में का अच्छे संस्थान है जहां से वह पढ़ाई कर सकती है और राज्य प्रशासनिक सेवा पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकती है। लेकिन समस्या थी पैसों की। उसके पास दिल्ली जाने का किराया तक नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसकी राहें खुद बखुदा। आया कि गांव के पास एक बस स्टैंड था जहां से दिल्ली के लिए रात की बस मिलती थी। अनुपमा बिना सोचे समझे वहां पहुंच गई। बस स्टैंड पर खड़ी होकर उसने अपनी चप्पलों में छिपाए हुए कुछ पुराने सिक्के और नोट निकाले। बस का किराया पूरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब बस का कंडक्टर टिकट काट रहा था,
उसने हिम्मत करके कहा, भैया मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कंडक्टर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वह समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत इरा वाली लड़की है। उसने बिना कुछ कहे अनुपमा को बस में बैठने दिया और इस तरह अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू हुआ। जब बस दिल्ली के बस अड्डे पर पहुंची तो अनुपमा के पास ना रहने की कोई जगह थी, न खाने के लिए पैसा। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां और लोगों की भीड़। यह उसके छोटे से गांव से बिल्कुल अलग था। लेकिन डरने की बजाय अनुपमा ने खुद को मजबूत किया। सबसे पहले उसने सोचा, मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं अपने खाने और रहने का खर्च निकाल सकूं। कई घरों के दरवाजे खटखटाने के बाद उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल गया। सुबह और शाम झाड़ू पोंछा लगाने और बर्तन धोने का काम, तनख्वाह सिर्फ महीना। लेकिन अनुपमा ने इसे अपनी मेहनत की कमाई समझकर खुशी खुशी स्वीकार किया। सुबह और रात को काम और दिन पढ़ाई। अब उसकी जिंदगी एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूम रही थी, पीएसएससी की परीक्षा पास करना। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद अनुपमा ने एक छोटे से कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया। 3 साल तक उसने कड़ी मेहनत की। वह दिन में कॉलेज जाती, रात को लोगों के घरों में काम करती और बचा हुआ समय पढ़ाई में लगाती। उसे अपने सपनों को पूरा करना था। बीए की डिग्री के बाद उसने पीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यह परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते थे, लेकिन चुनिंदा ही पास होते थे। और अनुपमा तो एक छोटे से गांव से आई थी, जिसके पास कोई कोचिंग या महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 9 साल की मेहनत के बाद उसने पहली बार आरएस की परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में वह सफल नहीं हो पाई। वह बहुत निराश हुई। उसे लगा कि शायद वह गलत थी, शायद उसे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। अनुपमा के मन में निराशा घर कर गई थी। उसके माता पिता और पति की बातें बार बार दिमाग में गूंज रही थी। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सपना बेकार है, वापस आ जाओ और अपने घर गृहस्थी की जिंदगी संभालो। उसका मन डगमगाने लगा। क्या उसे सपनों की दुनिया छोड़कर वापस चले जाना चाहिए? लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आई। वह भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने अनुपमा से कहा, तुम पहले ही प्रयास में इतने अच्छे नंबर लाई हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस परीक्षा में असफल होना बहुत आम बात है। जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वे भी कई बार गिरते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। अनुपमा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लड़की ने फिर कहा, मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूं, फिर भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंची। जब तुम सिर्फ 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल तुम जरूर पास कर लोगी। ये शब्द अनुपमा के दिल में घर कर उसके भीतर फिर से एक चिंगारी जली। अब हार मानकर वापस लौटने का कोई मतलब नहीं। मुझे अपने वादे को पूरा करना है। मैंने कहा था कि मैं एक बड़ी अधिकारी बनकर लौटूंगा। उंगियड के साथ तैयारी में जुट गई। 1 और साल की कड़ी मेहनत। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह शाम लोगों के घरों में काम करती और दिन भर पढ़ाई करती। कभी कभी भूखी भी सोती, लेकिन किताबों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। हो गई, लेकिन सपने और बड़े हो गए। अब उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, पीएससी परीक्षा में सफलता। कहते हैं ना, किस्मत चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, मेहनत और लगन के आगे झुक ही जाती है। अगले साल जब अनुपमा ने फिर परीक्षा दी तो इस बार उसका परिणाम चौंकाने वाला था। उसने पूरे देश में शानदार रैंक हासिल की। जब परिणाम घोषित हुए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह बार बार अपनी रोल नंबर को देख रही थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह पीएससी परीक्षा पास कर चुकी है। अब वह एक सहायक पुलिस अधीक्षक डीएसपी बनने वाली थी। सपना जो हकीकत बन गया। अब वह सिर्फ अनुपमा नहीं रही, बल्कि डीएसपी अनुपमा बन रही थी। अब उसके पास अपनी सरकारी गाड़ी थी, एक बड़ा सरकारी आवास था, सम्मान था, पावर थी, लेकिन बड़ा सरकारी आवास था, सम्मान था। सबसे बढ़कर उसका आत्मसम्मान था। उसका वह सपना जो कभी एक छोटी सी बच्ची की आंखों में पलता था, अब एक सच्चाई बन चुका था। अब अनुपमा के जीवन का सबसे बड़ा दिन आ चुका था। उसका सपना पूरा हो चुका था। जिस समाज ने कभी उसे 4 दीवारी में कैद रखने की कोशिश की थी, उसी समाज में अब वह डीएसपी सहायक पुलिस अधीक्षक बनकर लौटी थी। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। अनुपमा ने आसपास के लोगों से पूछा, विनय और उनका परिवार कहाँ गया? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटी वे अचानक सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए। कुछ कहते हैं कि उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में सवालों की लकीरें खींच गई। विनय और उसका परिवार अचानक कहाँ चला गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर उनके जीवन में कोई बड़ा तूफान आया था? जब अनुपमा अपने गांव शिवपुरा पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था।
जिस गांव में कभी लड़कियों को छठी सातवीं से आगे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उसी गांव में अब गर्व और सम्मान के साथ पहली महिला डीएसपी का स्वागत किया जा रहा था। गांव के लोग जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, अब उसे फूल मालाएं पहनाकर गर्व से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सबसे ज्यादा पछतावा उसके माता पिता को था। रघुनाथ प्रसाद और कमला देवी की आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे, हमने अपनी बेटी के सपनों को हमेशा दबाने की कोशिश की, लेकिन आज वही बेटी हमारी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। अनुपमा के मन में एक ही सवाल था, क्या माता पिता की सोच हमेशा शादी तक ही सीमित होनी चाहिए? लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल चुका था। गांव की लड़कियां अब मां को देखकर प्रेरित हो रही थी। गांव के माता पिता भी अब कह रहे थे, हमारी बेटियों को भी आगे पढ़ना चाहिए ताकि वे भी समाज में कुछ बन सके। समाज बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। विनय कहा, इसी बीच एक बड़ी खबर आई। प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने वाला था। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां गंगा में डुबकी लगाने पहुंचने वाले थे। यह भीड़ प्रत्याशित थी और इसे नियंत्रित करने के लिए देश भर से सबसे बेहतरीन पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। अनुपमा को भी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह अब इस आयोजन में हजारों पुलिसकर्मियों का नेतृत्व करने वाली थी। यह उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, बल्कि एक आस्था का प्रश्न भी था। उसे सनातन धर्म और परंपराओं पर गहरी आस्था थी। महाकुंभ में ड्यूटी मिलने पर वह गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस महाकुंभ के दौरान उसका अतीत उससे टकराने वाला था। महाकुंभ की पवित्रता और भीड़ भाड़ के बीच डीएसपी अनुपमा पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसके लिए यह केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि आस्था और परंपरा की सुरक्षा का भी सवाल था। वह सिर्फ ऑफिस में बैठकर आदेश देने वालों में से नहीं थी। उसे खुद हर चीज को अपनी आंखों से देखना पसंद था। इसलिए वह अपनी पुलिस टुकड़ी के साथ कुंभ मेले का निरीक्षण करने निकल पड़ी। चारों तरफ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, मंदिरों में पूजा हो रही थी, विभिन्न स्थानों पर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। लेकिन इसी बीच अनुपमा की नजर एक दीनहीन व्यक्ति पर पड़ी। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर गंदगी और हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांगता हुआ। पहले तो अनुपमा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ही उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके हाथ पर एक नाम गुदा हुआ था, विनय। विनय, क्या यह वही विनय था जिससे उसकी शादी बचपन में हुई थी? अतीत का साया, एक चौंकाने वाला दृश्य। अनुपमा तुरंत उस व्यक्ति के पास गई। विनय ने जैसे ही वर्दी में अनुपमा को देखा, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। वह घबराहट में कांपने लगा। अब तक वह भिखारी की तरह जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन अनुपमा को देखते ही वह अचानक खड़ा हो गया। वह आंखों में आंसू लिए उसकी ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, अनुपमा, क्या यह सच है? तुम सच में डीएसपी बन गई? विनय के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अनुपमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मी लगा कि कोई पागल आदमी उनकी अधिकारी को छूने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। रुको, यह मेरे पति हैं। अनुपमा ने तुरंत पुलिस कर्मियों को रोकते हुए कहा, रुको, यह मेरे पति हैं। यह सुनकर वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी चौंक गए। लोग भी यह सुनकर हैरान हो गए। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही दृढ़ता थी। चाहे इन्होंने मुझे मन ही मन तलाक दे दिया हो, लेकिन जब मैं इन्हें छोड़कर गई थी, तब से ही मैं खुद को तलाकशुदा महसूस कर रही थी। फिर भी मैंने इन्हें कभी भुलाया नहीं। मैंने इनसे वादा किया था कि एक दिन मैं डीएसपी बनकर लौटूंगा था, कि मुझे अपने पति महाकुंभ में भिखारी के रूप में मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल, विनय की ऐसी हालत क्यों हुई? अनुपमा का मन अब सवालों से भर गया था। जिस विनय ने कभी उसे पढ़ने नहीं दिया, जो कभी उसके सपनों के रास्ते में बाधा बना, वह आज इस हाल में क्यों था? उसने कठोर स्वर में पूछा, विनय, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? हमारा घर परिवार क्यों बर्बाद हो गया? सब कुछ खत्म कैसे हो गया? अब वक्त था उस सच से सामना करने का जिसने विनय को सड़क पर ला दिया था। विनय ने सिर झुकाकर अपने अतीत की सच्चाई बतानी शुरू की। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह टूट चुका था, लेकिन आज उसका अपराध बोध उससे कहीं ज्यादा भारी था। मैंने सबसे पहले अपने किए हुए वादों से मुंह मोड़ लिया, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पढ़ने दूंगा, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी बात बदल दी। मैंने तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। तुम्हारे साथ झगड़ा करना और तुम्हें दबाने की कोशिश करना मेरी आदत बन गई थी। अनुपमा चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें विनय पर टिकी थी। तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी। विनय,
ने आगे कहा, तुम्हारे रहने से हमारा परिवार एकजुट था, घर में धन धान्य और सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन जब मैंने अपने गुस्से और अहंकार में तुम पर अत्याचार करना शुरू किया, जब तुम पर हाथ उठाने लगा, तब से ही हमारी दुर्गति शुरू हो गई। विनय ने दर्द भरी आवाज में कहा, जब तुम वह नोट लिखकर हमारे घर से चली गई, उस दिन से हमारे जीवन में अंधेरा छा गया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारे जाने के कुछ ही समय बाद एक भयानक दुर्घटना में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं पूरी तरह अकेला पड़ गया। अकेलापन और दुख मुझे अंदर से खा गया। डिप्रेशन में आकर मैंने नशे की लत लगा ली। धीरे धीरे मैंने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, पैसा, इज्जत, सब कुछ। मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी। कर्ज इतना बढ़ गया कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। आखिरकार मैं सड़कों पर आ गया। भूख, बेबसी और अकेलापन मुझे अंदर से खत्म कर चुका था। मेरे पास ना घर बचा, ना कोई अपनापन। आखिर में मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। समय के साथ लोग मुझे भिखारी कहकर बुलाने लगे। वहीं से मुझे अपनी असली औकात का एहसास हुआ। विनय की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आज मैं इस महाकुंभ में इसलिए आया हूं, विनय ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैंने सुना था कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं भी अपने पापों से पवित्र हो सकूं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए पश्चाताप कर सकूं, लेकिन यहां भी मैं सिर्फ भीख मांग रहा हूं। विनय की कहानी सुनकर अनुपमा के दिल में हलचल मच गई। क्या यही वह आदमी है जिसने कभी मुझे मेरे सपनों से दूर किया था? क्या एक इंसान इतना बदल सकता है? उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन मन अभी भी दृढ़ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, विनय, तुम्हारी यह हालत तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने जब तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला किया, तब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ था। तुमने उस वक्त संभलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ही कर्मों से खुद को बर्बाद कर लिया। विनय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। एक नई शुरुआत का अवसर। अनुपमा ने विनय की ओर देखा और कहा, हम सभी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधार सके। विनय ने कांपती आवाज में कहा, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? अनुपमा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें फिर से उठने का मौका मिलेगा, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। विनय ने सिर झुका लिया। उसके मन में अब भी पछतावा था, लेकिन अब उसके पास फिर से जीने की एक नई उम्मीद थी, सपनों की जीत और जीवन का नया सफर। अनुपमा ने हमेशा अपने दिल की सुनी थी। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपने सपनों को पूरा करना, और उसने अपने मेहनत, संकल्प और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। वह एक आम गांव की लड़की से एक सम्मानित अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि उस इंसान को भी एक नई राह दी जिसने कभी उसके सपनों को तोड़ने की कोशिश की थी। परिवार का पुनर्निर्माण और नई शुरुआत। विनय की हालत देखकर अनुपमा ने यह महसूस किया कि अगर उसे सच में सुधारना है तो उसे एक और मौका देना होगा। गलती हर किसी से होती है, लेकिन अगर कोई सच में पश्चाताप करता है और खुद को बदलना चाहता है तो एक मौका मिलना चाहिए। अनुपमा ने विनय को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसने नशे की लत को छोड़ने और खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे विनय ने खुद को संभालना शुरू किया, नशे की लत छोड़ दी, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया और एक नया जीवन शुरू करने की ठानी। अनुपमा ने भी यह महसूस किया कि परिवार का साथ और समर्थन बहुत जरूरी होता है। एक इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह खुद को और अपने जीवन को फिर से संवार सकता है। गांव में बदलाव और समाज के लिए नई प्रेरणा। जब यह खबर गांव शिवपुरा तक पहुंची कि अनुपमा ने न सिर्फ खुद को सफल बनाया, बल्कि अपने पति को भी एक नई राह दी, तो लोगों के मन में एक नई सोच पैदा हुई। अब गांव में लड़कियों की शिक्षा को लेकर माहौल बदलने लगा था। जो लोग पहले कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा स्विंगल, अब वही लोग अपने बेटियों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे थे। अब गांव की बेटियां भी सपने देखने लगी। उनके माता पिता अब सोचने लगे कि अगर अनुपमा कर सकती है तो हमारी बेटियां क्यों नहीं। यह बदलाव केवल अनुपमा की सफलता की वजह से आया था। संदेश, मेहनत, विश्वास और धैर्य की ताकत। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो, कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाओ। अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। रिश्तों में भी एक दूसरे को सही दिशा देने की जरूरत होती है। अगर अनुपमा सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचती और विनय को उसके हाल पर छोड़ देती तो शायद वह कभी नहीं संभल पाता, लेकिन उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया
कि समाज में बदलाव लाना सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हर उस इंसान का कर्तव्य है जो बदलाव ला सकता है। नया सफर, नई प्रेरणा। अब अनुपमा और विनय दोनों ही अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। विनय ने भी अपने अतीत से सीखा और अब समाज की भलाई के लिए काम करने का फैसला किया। गांव की एक साधारण लड़की जो कभी अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज न सिर्फ खुद एक प्रेरणा बन चुकी थी बल्कि उसने समाज में एक नई सोच भी पैदा कर दी थी। आगे भी उड़ान जारी रहेगी। यह कहानी सिर्फ एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। संघर्ष करो, आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि समाज की भी जीत होती है। दोस्तों, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन गलतियों को स्वीकारना और उनसे सबक लेना ही समझदार इंसान की पहचान है। यह कथन हमें बताता है कि इंसान गलत से ही सीखता है, लेकिन समस्या यह नहीं कि हम गलतियां करते हैं बल्कि यह है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में झिझक हैं। कुछ लोग अपनी गलती मानने की बजाय बहाने ढूंढते हैं, कुछ लोग गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराते रहते हैं और कुछ लोग अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। यही तीसरी श्रेणी के लोग वास्तव में समझदार होते हैं। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर गुलामी या कैद का मतलब यह समझते हैं कि किसी को जंजीरों में बांध देना, चार दीवारी के भीतर बंद कर देना या शारीरिक रूप से बंधक बना लेना। लेकिन क्या कैद केवल शरीर की होती है? क्या कोई मानसिक रूप से भी कैद हो सकता है? हाँ, जब किसी के सपनों को कुचल दिया जाता है, जब किसी की महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाता है, तो यह भी एक प्रकार की कैद ही होती है। अगर किसी लड़की को उसके घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए तो यह कैद है। अगर किसी को अपनी पढ़ाई या करियर के लिए आगे बढ़ने से रोका जाए तो यह कैद है। अगर किसी के विचारों को दबाया जाए और उसे स्वतंत्र रूप से सोचने भी ना दिया जाए तो यह भी मानसिक गुलामी ही है। सपनों को रोकना भी एक कैद है। कई बार लोग भौतिक रूप से आजाद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कैद होते हैं। उनके आसपास कोई दीवारें नहीं होती लेकिन उनके सपनों को दीवारों में कैद कर दिया जाता है। अगर कोई लड़की डॉक्टर बन चाहती है लेकिन उसे यह कहकर रोका जाए कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं तो यह एक कैद है। अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसे गरीबी की जंजीरों में बांधकर मजदूरी करने को मजबूर कर दिया जाए तो यह कैद है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को व्यक्त करना चाहता है लेकिन समाज के डर से चुप रहता है तो यह मानसिक गुलामी है। समाज में गुलामी और कैद को मिटाने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी होगी। गलती को स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी है। दूसरों की स्वतंत्रता और उनके सपनों का सम्मान करना जरूरी है। अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आजादी देना जरूरी है। दोस्तों, कैद केवल लोहे की जंजीरों में नहीं होती बल्कि किसी के सपनों को रोकना भी एक कैद है। समझदार वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करें, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दे। हर इंसान को उड़ने का हक है। सपनों को पूरा करने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि सपनों को रोकना भी उतनी ही बड़ी कैद है जितनी कि जंजीरों में बांधना। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार हमें बताएं। जल्द ही हम एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंद।